अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स हब। बेटा आप सबको खुश आमदीद। हमने मैथमेटिक्स क्लास 8 का सिलेबस शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर बेटा हमने अब तक जो है एक्सरसाइज 1A इसका टॉपिक 1.1 अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने किए थे। इसके अंदर अभी तक बेटा हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी थी। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक कर रहे हैं, इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। हम ये देखेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो इसके अलावा जिस तरह का हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस तरह के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम इसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर ये इसके बेटा हमारे पास SLOs हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। यही जो हमारे पास पहले से चल रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसके वही हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूजिंग टेबल, इक्वेशंस एंड ग्राफ। हमने टेबल्स और इक्वेशंस को देख लिया था। आज हम इसका जो लास्ट पार्ट है ग्राफ, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आप देखें, कहते हैं इफ़ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आप देखें यहाँ तक तो अभी तक आपके पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और y 20 है, x इज इक्वल टू 5 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब आप ये देखें, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के ही क्वेश्चन है हमारे पास, या फिर हम यह कहें कि क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जिस तरह हमने किए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो आज हम ये सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट वेरिएशन का। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वो भी इसी तरह, इफ़ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के एंड z इज इक्वल टू 48 एंड y इज इक्वल टू 6। तो अब देखें ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर वाला देखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने देखे। फाइंड एन इक्वेशन, तो हम आपको पता है कि शुरू से ये इक्वेशंस निकाल रहे हैं जो इन दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रही हैं, वो इक्वेशंस हम निकाल रहे हैं। और इसका भी सेकंड पार्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्ट किया आपके लिए, बट इसमें परेशान नहीं होना, इट्स वेरी इजी। बस आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, समझ के अगर आप करेंगे तो ये बहुत आसान होगा। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा जिस तरह हमने पहले किए हैं। देखें, ये जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताई जाती हैं। हमारी जो काम की बात होती है, जो हमारा मेन पर्पस होता है, वो उन दो वेरिएबल्स को ढूंढना होता है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। बाकी जितनी भी बातें की हुई होती हैं वो आपको ऐसे ही डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपने क्वेश्चन से दूसरी तरफ चले जाएं। अब आप देखें, इसमें बताया है द नेट फोर्स F। देखिए अब आपको एक चीज़ मिल गई है कि एक क्वांटिटी जो है वो F है आपके पास। न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये सारी बात उसने ऐसे ही बताई है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये ना भी बताई होती तो आगे वाली बात से सिर्फ यही हमें काफ़ी था कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। देखिए सिर्फ यही काफ़ी था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस या M। तो देखें दूसरी क्वांटिटी हमें मिल गई M, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। बाकी सेम देखें उसी तरह, व्हेन M इज़ इक्वल टू 5, F इज़ इक्वल टू 49, और उसी तरह से फिर आगे इक्वेशन कनेक्ट करनी है। फिर आगे हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन M इज़ इक्वल टू 14। तो ये उसी तरह करने हैं, जस्ट इसके अंदर न्यू पार्ट जो है हमारा ड्रा द ग्राफ ऑफ F अगेंस्ट M है। चलें बेटा आगे चलते हैं जी। ये आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वाले लेक्चर देख लें, उसमें आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो हम उसको कैसे समझते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो ये उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स थी, इनको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने आगे की तरफ चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा गौर से देखिएगा। कहता है इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के,
y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हम किस तरह से उनको निकालते हैं। देखें ज़रा, निकालने का तरीका ये होता है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो उसको हम लिख लेते हैं ऐसे, स्टार्ट से ही हम यही करते आ रहे हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम लिख लेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसके बाद जब हम इसको चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू के एक्स। वो देखें ये लिखा हुआ है, तो हमारी ये वो इक्वेशन बन गई वेयर k इज़ द कांस्टेंट। अब उसके बाद उसने कहा था कि ये दो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 5। तो हमारी ये जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू के एक्स, इसमें y की जगह पर 20 पुट कर दें और x की जगह पर 5 पुट कर दें। तो देखें जी, y की जगह पर हमने 20 पुट किया, x की जगह पर हमने 5 पुट किया, तो ये 5 जो है उधर जाकर 20 पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे बेटा 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के। तो ये देखें बेटा, ये हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी के। तो ये हमारे पास के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है 20 डिवाइड बाई 5 4 आंसर आता है। तो ये देखें 4 आ गया। अब हम इस 4 को कहाँ पुट करते होते थे, इस इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर k की जगह पर लिख देंगे 4। तो देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई y इज इक्वल टू 4x। वो जो हमसे पूछ रहा था फर्स्ट पार्ट, तो हमने उसको कर लिया कि हमने इक्वेशन बना ली जो x और y को कनेक्ट कर रही थी। ये सेम उसी तरह के क्वेश्चन हैं जिस तरह हमने पहले किया था। अब इसका सेकंड पार्ट ज़रा आप बेटा गौर से समझिएगा। देखिए, अब आप ये समझें कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले तो देखिए, दो क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है अदर क्वांटिटी पर, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे अब अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखें x इंडिपेंडेंट है, x डिपेंड नहीं कर रहा। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आएगा। y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो कोशिश ये किया करें कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो उसको आप y एक्सिस पर लें। और ग्राफ कैसे बनाया जाता है बेटा, ये देखिए, ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं y एक्सिस, इस साइड को हम कहते हैं y एक्सिस। ये वाली जो साइड है इसे हम कहते हैं x एक्सिस। ये हम पहले भी क्लास 6 में, क्लास 7 में ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये वाली साइड y एक्सिस होती है। तो इसके अलावा ये वाली जो जगह होती है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बेटा ओरिजिन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको ओ से लिखा जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमने करना क्या है ग्राफ बनाने के लिए, अब ज़रा गौर से मेरी बात को समझिएगा। हमने ये जो इक्वेशन बनाई है जिसको हम कनेक्टिंग इक्वेशन कहते हैं, ये इसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ था। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है बेटा, हम इस इक्वेशन में दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप पहले तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0 पुट करें। देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 4 से 0 मल्टीप्लाई होकर हमें y का आंसर क्या मिलता है, 0। ऐसे ही ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करूँगा तो y भी क्या आएगा, 0। तो देखिए ना, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0। 4 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारे का सारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 0। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करें। यहाँ पर जो मैंने पुट की है वो x इज इक्वल टू 2 पुट की है, आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब आप अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारी इसी इक्वेशन में, यही जो हमने इक्वेशन बनाई है, अगर मैं बेटा इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करूँगा बेटा x इज इक्वल टू 2, तो देखें जी हमारे पास क्या बनेगा। मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेटा मैंने अब x की जगह पर 2 लिखना है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। 4 2 8। तो देखिए y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8, जो कि आपके सामने उधर लिख के दिखाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू मिल गई। हमने पुट करके ये वैल्यू निकालनी होती है। ये हमें मिल गई बेटा 8 वैल्यू। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखिए, इस तरफ मैंने x एक्सिस ले लिया, इस तरफ मैंने y एक्सिस लिया। ठीक है, अब एक तो ये ओरिजिन पर हमारे 0 0 है,
क्योंकि जब हमने x पुट किया है 0 तो y भी 0 है, तो इसका मतलब एक पॉइंट हमें ये मिल गया। सेकंड पॉइंट देखें, जब x इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास यहाँ पर मैं सपोज लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, और इसी तरह यहाँ पर भी मैं अपनी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं अपनी वैल्यू लिखता हूँ जी, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, इसी तरह हमारे पास 4 है, इसी तरह 5 है, 6 है, 7 और 8 है। अब बेशक आपका 8 यहाँ इस जगह की जगह अगर सपोज यहाँ पर भी आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं था। सपोज करें कि हमारा 8 जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप ये सोचेंगे सर हम इसको कैसे बनाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सपोज आप यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है आपका। ये देखें, अगर आप इस लाइन को देखें तो यहाँ से आपका 2 है, 2 पर आपके पास 8 आ रहा है। सपोज आपका 8 यहाँ पर आता, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, सपोज आपका 8 यहाँ पर आता तो आपके पास ये पॉइंट बन जाता, ऐसे ये पॉइंट बन जाता। अगर आपके पास ये पॉइंट बनता तो भी आपको कोई परेशानी नहीं थी, कोई इशू नहीं था, आप ग्राफ ऐसे बना देते, ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाती। तो याद रखें कि आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है। सिंपली मिलाने के बाद जो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है वो आप इसके ऊपर लिखकर बता दें, y इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा 4x। तो आपने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन यहाँ पर लिख दी कि आपके पास y इज इक्वल टू 4x की ये ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू 4x का ये रिलेशन आपके पास आ गया। तो याद रखें, जब भी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ बनाएंगे ऑलवेज यू गेट द स्ट्रेट लाइन, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप जिस तरह मर्जी बना लें, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन के ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस तरह से बेटा आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपका सपोज अगर 2 यहाँ पर आ जाता, अगर मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर 1 लिख लेते, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आप यहाँ पर 2 लिख लेते तो फिर भी परेशानी की बात नहीं थी। मैं इसका कलर चेंज करके आपको यहाँ पर अब बनाकर दिखा देता हूँ। सपोज आपने अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो क्या होता, ले जी आपका ये हमारे पास एक पॉइंट ये होता और दूसरा पॉइंट यही आपके पास 8 होता। तो फिर आप क्या करते, देखें आप 2 से देखें, यहाँ पर मैं आपको ये लाइन ड्रा करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब आपके पास ये होता यहाँ पर पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पर पॉइंट होता, तो अगर आप उसको ओरिजिन से मिलाते तो देखें फिर भी तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही बन रही थी। ये देखें, ये येलो वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे भी बनाएंगे ग्राफ आपके पास ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन है। हमने पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसी की रेशो से सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है? और एक यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि देखिए, आप कोशिश किया करें कि आप जब ग्राफ बना रहे हो तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आई है 4, आप जब y की वैल्यू लें वो इस हिसाब से लें, उसका गैप 4 टाइम्स आपके पास जो है 4 टाइम्स करके लें। जैसे सपोज देखें, आप यहाँ पर सपोज हमने 1 लिया था और यहाँ पर 2 लिया था, तो आपके पास यहाँ पर आपने उसकी 4 टाइम्स है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लेना था 4 और उसका यहाँ पर ले लिया आपने 8। इससे ये होगा कि आपका ग्राफ बिल्कुल फाइन और मिड में बनेगा। ये देखिए, आपका ग्राफ तकरीबन मिड में बन रहा है, इसके और बिल्कुल फाइन बन रहा है। क्लियर है? आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ चुकी होगी। इसका आसान तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ से ये स्मॉल बॉक्सेस गिन लें, जो आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, ये स्मॉल बॉक्सेस गिन लें। ये जैसे x की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ से सपोज गिन लें कि आपने ये 10 बॉक्सेस के बाद 2 लिखा है, तो आप इस तरफ भी 10 बॉक्सेस के बाद 8 लिख दें। ठीक है, बहुत इजी है। यानी जिस तरह अगर x की वैल्यू 2 है, वहाँ पर y की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ पर 10 बॉक्सेस के बाद 2 है, तो आप यहाँ पर भी 10 बॉक्सेस के बाद 8 लिख दें, तो वो फिर आप उसके बाद इस ग्राफ को बना लें। और ये वो आपका पॉइंट था जो यहाँ पर 2 और 8 पर मिल रहा था। तो आपने जब इस लाइन को ड्रा किया तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई। तो याद रखें जी, हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। चलें बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस पर हमने इसीलिए ज़्यादा टाइम लगाया कि हम इसको
अच्छी तरह से समझ लें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलें अगले चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम आपने उसी पैटर्न पर करना है। जहां पर आपके पास x और y था वहां पर आपके पास z और y आ गया है। देखिए अब उससे कहता है कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए आपकी सेम उसी तरह इक्वेशन बनेगी कि अगर आपके पास z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो आप इस तरह लिखेंगे कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये देखें जिस तरह मैं लिख रहा हूँ z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के। और अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो आपके पास मैं इस मार्कर का कलर चेंज करता हूँ बेटा, रेड करता हूँ। अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो देखें जी ये आपके पास आ जाता है z इज़ इक्वल टू के वाई। तो आपके पास ये आ गया बेटा z इज़ इक्वल टू के वाई। तो आपके पास ये इक्वेशन उन्होंने बना के दी हुई है। ये देखिए जी हमने ये इक्वेशन जो बनाई है ये इक्वेशन बन गई z इज इक्वल टू के वाई। तो इसके बाद k आपको पता है कि आप साथ साथ लिखते रहें कि एक कांस्टेंट होता है। अब आपने क्या पुट करना है, अगर आप इसको देखें तो z की जगह 48 पुट करना है और y की जगह 6 पुट करना है। तो लें जी ये z की जगह पर हम 48 पुट कर देते हैं और हम y की जगह पर 6 पुट कर देते हैं। तो ये जो 6 है बेटा ये 48 पर जाकर डिवाइड होगा क्योंकि ये इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप 48 पर जाकर 6 को डिवाइड करें तो बेटा ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8 सॉरी। तो ये आपके पास 8 आंसर आ गया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप क्या करते होते हैं कि इस k की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करते होते हैं। तो हमने क्या किया कि इस k की वैल्यू को बेटा जब k की जगह पर लिखा तो इस इक्वेशन में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन बन गई z इज इक्वल टू 8y। क्लियर है? यहाँ तक आपने वो जिस तरह हम पहले करते थे सेम उसी तरह आपने इक्वेशन बना ली। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इक्वेशन के अंदर y की जगह मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट की वैल्यू पुट करें, y की जगह 0 पुट करें। देखिए अगर आप इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 0 पुट करते हैं तो z क्या आता है, हमारे पास z इज इक्वल टू 8 इंटू y की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। 8 इंटू 0 हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। तो देखिए जब आपने y को 0 पुट किया तो आपके पास जो है z की वैल्यू भी क्या आई 0। तो ये मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ, ये z की वैल्यू है बेटा। तो ये z हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरह जब y की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो बेटा z की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 8 आ जाएगी। तो जब हमने बेटा इसको पुट किया तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 8। ये बेटा z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। देखिए जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 8 1 जार 8, तो हमारे पास z की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कोशिश करें आप उसको इस तरफ ले लें। तो ये देखें जी हमने y इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसको इस तरफ ले लिया और z जो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी उसको हमने किधर ले लिया बेटा y एक्सिस पर ले लिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल इजी वे बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। तो बेशक आप 0 0 वैल्यूज़ ना भी पुट करें तो भी आपका ग्राफ जो है वो बेटा इसी जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपने ग्राफ को इसी जगह से स्टार्ट करना है। बेशक आप उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करके देख लें, सेकंड वैल्यू जो है वो यहीं से ही हमेशा आपके पास स्टार्ट होगी। तो उसका मैंने आपको आसान में बताया था कि देखिए अगर आप यहाँ से 10 बॉक्सेस के बाद 1 लिख रहे हैं तो यहाँ से 10 बॉक्सेस के बाद 8 लिख दें। ठीक है, फिर आप उनको जो है यहाँ पर मिला दें। देखिए जब आप मिलाएंगे तो ये आपके पास वो जगह बन गई और आपने इसको इस ग्राफ को इस तरह से ड्रा कर दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो हम जल्दी जल्दी जो है बेटा अपने क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से हम आगे चलते हैं। z इज इक्वल टू 8y आपने इसके ऊपर लिख दिया जो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनी थी। चलें बेटा, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको काफ़ी टफ क्वेश्चन दे दिया, बट ये टफ नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पिछले क्वेश्चंस की तरह है, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपने घूमना नहीं है, आपने जस्ट अपनी दो क्वांटिटीज़ को ढूंढना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज़ हैं। देखें पहली क्वांटिटी मिल गई नेट फोर्स जिसका नाम F है। ठीक है, इज नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलॉन्ग द हॉरिजेंटल सरफेस। ये सारी बातें ऐसे ही हैं।
आगे आपके काम की बात कहाँ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। सेकेंड क्वांटिटी देखें मिल गई मैस, जो कि क्या है एम। तो देखें अगर मैं इसको खुद आगे ना पढ़ूं तो यहाँ से मैं लिखूं तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा रिलेशन ये बनता है कि एफ जो एक क्वांटिटी हमें मिली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी क्वांटिटी जो कि एम है उसके। तो लें जी ये हमारे पास एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आ गया। लें जी ये हमने लिख लिया। तो हम इसके बाद इसको क्या लिखते होते हैं, इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू के एम। तो लें जी ये हमने इसको लिख लिया एफ इज इक्वल टू के एम। तो अब आप ज़रा देखिए ज़रा गौर से, जो हमने नीचे बनाई हुई है इक्वेशन, क्या वो यही इक्वेशन नहीं है ये वाली एफ इज इक्वल टू के एम। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, वेरी इजी। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ये सेम आपको सिर्फ उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारा काम किया है, आपको घुमाने के लिए किया है कि कहीं आप गलती करें। आपने गलती नहीं करनी। अब आगे क्या कहता है इसमें, कहता है when m इज इक्वल टू 5 f इज इक्वल टू 49। तो देखें यही काम हम पहले करते हैं, m की जगह पर आप 5 पुट करेंगे और f की जगह पर 49। तो देखिए f की जगह हमने लिख दिया 49, m की जगह हमने 5 लिखा। तो 49 पर जब आपने 5 इधर जाकर डिवाइड किया तो 49 को अगर आपने 5 पर डिवाइड किया तो बेटा ये आपके पास 9.8 आ गया। तो वो 9.8 आपके पास आ गई k की वैल्यू, ये आ गई है। अब आप इस k की वैल्यू को किस में पुट करते होते हैं, इसी इक्वेशन में। तो आपने k की जगह पर 9.8 लिखा, तो ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन जिसे हम कहते होते हैं वो बन गई, जो उसने सबसे पहले पूछी है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम। तो लें जी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कह देता हूँ, ये आपके पास बन गई है कनेक्टिंग इक्वेशन जो कि एफ और एम को कनेक्ट कर रही है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। देखें अब एक क्वांटिटी की वैल्यू दे रहा है, वो दूसरी हमसे पूछ रहा है, कहता है कि एफ की वैल्यू निकालें जब m इज इक्वल टू 14 है। तो देखें जहाँ पर m है वहाँ 14 जस्ट पुट कर दें करेक्टिंग इक्वेशन में। तो m की जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया 14, 14 9.8 से मल्टीप्लाई होगा 137.2। तो ये आपके पास आंसर आ गया f का। तो ये आपने बेटा f निकाल दिया, यही आपसे उसने पूछा था। इसके बाद आगे इसका थर्ड पार्ट देखें, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल टू 215। तो अब आप देखें f की जगह पर इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में f की जगह पर 215.6 पुट कर दें और ये 9.8 m वैसे ही लिखा आ गया। तो 9.8 जो है ये उधर जाकर 215.6 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये उससे डिवाइड आप करेंगे तो बेटा ये हमें आंसर क्या मिल जाएगा 22। तो इस तरह के हम पहले क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। तो आई होप आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको इस क्वेश्चन को देख के ये भी पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए उसने ऐसे किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है और पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्लियर है? यहाँ तक वो बातें सारी हो गई। अब अगली बात हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बेटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलें नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखें हमारे पास ये इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा हमारा ग्राफ 0 0 से स्टार्ट होता है। ये कंपलसरी है कि हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन को पास करती है। तो इसलिए हमारे पास ये m इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो f आपके पास 0 ही आता है। तो हमारा एक पॉइंट बेटा ये बन गया जो कि हमारे ओरिजिन पर है। अगर आप सेकंड पॉइंट बनाएं तो आप यहाँ पर m की जगह 1 पुट करें, तो m की जगह 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 9.8। तो देखिए जी आपने यहाँ पर 1 पुट किया तो 9.8 आ गया। अब आप यहाँ पर अगर सपोज ये 10 स्मॉल बॉक्सेस गिनकर आप 1 लगाते हैं तो बेशक यहाँ से भी 10 स्मॉल बॉक्सेस गिनकर आप 9.8 लिख दें। उसके बाद इसका ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा और इस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिलाने के लिए लाइन ड्रा कर दें। आपके पास बेटा ये लाइन बन गई और आप इसके ऊपर ये अपनी इक्वेशन भी लिख दें कि f इज़ इक्वल टू 9.8 m। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेटा इसमें मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था। आपने इसको समझना है। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। और
आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं कोशिश करूँगा बेटा कि अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और फिर उसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो चलें बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।